कि हम लोगों की सरकार देश में बनती है तो हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। 30 लाख खाली पड़े पद हैं, उसको 15 अगस्त के दिन से उसकी नियुक्ति प्रक्रिया, हम इस देश की गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देंगे। महंगाई की मार झेल रहे जो लोग हैं उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। और अग्निवीर योजना लेकर हमने सेना, जो हमारी भारतीय सेना इतनी पराक्रमी है, उसके अंदर इतना शौर्य है, उनके मनोबल को भी तोड़ने की कोशिश की इस सरकार ने। फिर से अस्थायी बहाली की प्रक्रिया को शुरू करेंगे और अग्निवीर की योजना को रद्द करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। देश भर में आम चुनाव हो रहे हैं और इसी आम चुनाव के मद्देनजर हम तमाम जगह घूम के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मतदाताओं का मन क्या है, मतदाताओं का मिजाज क्या है, वो किनको अपना प्रतिनिधि चुनेगी। इसी क्रम में आज हम जो राजद के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जयंत जिज्ञासु जी, हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार राजद के क्या स्टैंड है, राजद किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रही है। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। आप इस बार राजद किन मुद्दों के साथ जनता के बीच वोट मांगने जा रही है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक वैचारिक धरातल पर खड़ा दल है। मुद्दे बदलते रहते हैं, लेकिन सैद्धांतिकी की रोशनी में, विचारधारा की रोशनी में जब हम मुद्दे को सुलझाने, उठाने, समस्याओं का निदान खोजने की कोशिश करते हैं तो उसके दूरगामी नतीजे बहुत ही सकारात्मक होते हैं। समाज को भी उसका लाभ मिलता है और सियासत भी ठीक दिशा में चलती है। लालू प्रसाद जी ने जिस शिद्दत से इस दल की स्थापना की और पिछले लगभग 28-29 साल से यह दल बिहार और देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, उसको थोड़ी और गति देते हुए यशस्वी नेता तेजस्वी जी ने लोगों के दिलों में जगह बनाई अपनी वचनबद्धता के चलते, अपनी प्रतिबद्धता के चलते। वो कोई ऐसी बात करने के आदी नहीं हैं जो थोड़ी देर के लिए आपको सुकून दे लेकिन उसका हासिल कुछ नहीं हो। कर्णप्रिय बातें करना उनका काम नहीं है। वो वही बात कर रहे हैं जिसका जनता के जीवन से सीधा सीधा जुड़ाव है। और यही वजह है कि तमाम तरह के कोलाहल में भी उन्होंने अपने आप को उन मुद्दों के इर्द गिर्द रखा जिनकी छाप आम आवाम के जीवन पर रोज़मर्रा हम लोग देखते हैं। और 17 महीने जो वो उप मुख्यमंत्री दूसरी बार रहे, उसमें जो भी वायदे उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में किए, एक एक करके लगभग सभी बड़े वायदे को पूरा किया। तो उनकी जो ये सरकार की उपलब्धि रही, जिसमें उनकी एक बड़ी दूरदर्शिता की झलक दिखाई पड़ती है, तो बिहार के हर इलाके के लोग ये मानते हैं कि ये एक ऐसे नेता हैं जो इस देश को आगे ले जा पाने की सलाहियत रखते हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानी, छोटे और मंझोले किस्म के उद्योग धंधे, ये सब हम लोगों की प्राथमिकता के केंद्र में है। और इसीलिए आपने देखा कि एक सामान्य परिवार का आदमी क्या चाहता है कि जो हम नहीं कर पाए, जो हमको नहीं मैसर हुआ, वो हमारे बच्चों को मिले। तो 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली उन्होंने कराई। और इससे हुआ ये कि अगले 30 वर्षों तक एक कमज़ोर आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के लोग निश्चिंतता के साथ अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वो काम कर सकेंगे। वो विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सक्षम लोग हैं। बीपीएससी ने उनको बहाल किया। कोई पेपर लीक नहीं हुआ जब तक तेजस्वी जी सरकार में थे। अभी तो आपको पता है कि कैंसिल करना पड़ा इम्तहान। दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी ये कोशिश थी कि हम हर कमिश्नरी में एक सुपर स्पेशलिटी वाला की सुविधा वाला हॉस्पिटल खोल सकें, मेडिकल कॉलेज खोल सकें। और आरा समेत कई जगह हमने देखा, समस्तीपुर के इलाके में देखा।
ये कोशिश चल ही रही थी, हमारी सरकार चली गई, लेकिन 1,35,000 पब्लिक हेल्थ काडर की बहाली की दिशा में वो तेज़ी से कदम बढ़ा रहे थे। हमने यह भी कोशिश की कि जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके आवासीय प्रबंध की चिंता करना सरकार का काम है, उनको कुछ डिसमिल ज़मीन दिया जाए और 10,000 लोगों को पर्चा बांटा। पहले भी रैन बसेरा बनाना, इंदिरा आवास देना, अब पटना जैसे शहर में भी सर उठा के वो लोग चल सकें, गरीब गुरबे, जो एक वेलफेयर स्टेट का काम है, ये लालू जी करते रहे। तो मैं एक निरंतरता में लालू जी और तेजस्वी जी की यात्रा को देखता हूँ, और इस चुनाव में हमने इस बात को घर घर तक पहुँचाने की कोशिश की है कि जिस तरह से तेजस्वी जी चाहते हैं कि इस सूबे के नौजवान नवयुवती जिस तरह की पढ़ाई वो करते हैं, जितनी मेहनत से वो काम करते हैं, उनका जो प्राप्य है, जो वो डिज़र्व करते हैं, वो उनको मिले। इसीलिए नई पर्यटन नीति, नई आईटी नीति, नई क्रीड़ा नीति, ये सब लेकर वो आए और लोगों के बीच एक संदेश गया कि एक नेता को इसी तरह की मर्यादा में रह के काम करना चाहिए। हम लोग सुनते रहें कि रघुकुल रीति सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाई। जो जनता के साथ हमारा वचन का करार है, उसको हमको निभाना है। और उछल कूद करके हर 2 साल 2.5 साल में हम पाले बदल लें तो इससे हमारी विश्वसनीयता कमज़ोर पड़ती है। आपने मुद्दे की बात की, तो हमने इस चुनाव में अपने परिवर्तन पत्र में बहुत प्रमुखता से इस बात को कहा है कि हम लोगों की सरकार देश में बनती है तो हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। 30 लाख खाली पड़े पद हैं, उसको 15 अगस्त के दिन से हम उसकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देंगे। 70 लाख नए पद सृजित करने की विभिन्न महकमों में आवश्यकता है। हम इस देश की गरीब महिलाओं को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड 1 लाख रुपया सालाना देंगे ताकि वो स्वावलंबी हो सकें, वो अपना रोज़गार कर सकें, सर उठा के चल सकें। हमने ये कहा कि हम महंगाई की मार झेल रहे जो लोग हैं उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। सबसे ज़्यादा किसान परिवार के बच्चे सीमा पर जाकर सुरक्षा करने की भावना लिए हुए सेना में जाते हैं, और अग्निवीर योजना लेकर हमने सेना, जो हमारी भारतीय सेना इतनी पराक्रमी है, उसके अंदर इतना शौर्य है, उनके मनोबल को भी तोड़ने की कोशिश की इस सरकार ने। हम फिर से अस्थाई बहाली की प्रक्रिया को शुरू करेंगे और अग्निवीर की योजना को रद्द करेंगे। उससे समाज में भी अराजकता फैलने की एक आशंका है कि जो लोग वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके आएंगे, 22 साल में रिटायर हो जाएंगे, वो और कौन सा काम कर पाएंगे यहाँ। उनको शहादत का भी मने वो नहीं मिल पाएगा, सुविधाएं उनको नहीं मिल पाएंगी। और तेजस्वी जी हर सभा में इसको विस्तार पूर्वक बताते हैं। जो भी उनका संबोधन 15 मिनट, कहीं 10 मिनट, कहीं 16-18 मिनट होता है, वहाँ लोगों से एक गुफ्तगू की शैली में वो उनको संबोधित करते हैं। हमने ये भी कहा कि हम पुरानी पेंशन योजना लाएंगे, उसकी पुनर्बहाली करेंगे, क्योंकि अधिकांश जगहों पर हमने ये भी देखा कि वृद्धावस्था में जाने के बाद परिवार के लोग ही उनका ख्याल रख पाते हैं, या उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो एक चिंता मुक्त जीवन जी सकें। सबसे बड़ी बात कि हम स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाने जा रहे हैं। स्वस्थ रहना इस देश के हर नागरिक का एक स्वाभाविक अधिकार है और उस अधिकार को सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। हम एक राष्ट्रीय युवा आयोग बनाने जा रहे हैं और ये प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया हम लोगों की पार्टी के ही एमपी थे आलोक मेहता जी, 4 से 9 पहली बार। तो उस पर काम हम करेंगे। हमने ये कहा कि न्यायिक चरित्र जो है उच्च न्यायपालिका का, वह विविधता के साथ काम कर सके, इसके लिए हम अपर जुडिशरी में भी एक राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग बनाकर हम चाहेंगे कि वहाँ एक डाइवर्सिटी रहे और लोग जा सकें
वहाँ जज बन सकें, ये सारे ही मुद्दे के इर्द गिर्द हम चुनाव लड़ रहे हैं। मंडल कमीशन की सिफारिशें बची हुई वो हम लागू करेंगे और देश भर में एक जातिवार जनगणना कराकर जिनकी भी कमज़ोर शैक्षणिक सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उनके लिए नीति बनाने की कोशिश करेंगे। इसके विपरीत मैं भी तेजस्वी यादव को लगातार कवर कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव कहते हैं रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, आप भी कह रहे हैं कि जो सेना में बहाली है उसको रद्द करेंगे, नई सेना बहाली शुरू करेंगे। इसके विपरीत अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार के मुद्दे में है मंगलसूत्र, विरासत टैक्स। तो कहते हैं राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दिया। तो इन मुद्दों के साथ कैसे काउंटर करेंगे या क्या लगता है कि किसका असर होगा? चूँकि मोदी जी एक तरफ हैं, एक तरफ तेजस्वी हैं। तेजस्वी कहते भी हैं कि मैंने ट्रैक्टर बना दिया अपने हेलीकॉप्टर को, तो बड़ी मुश्किल है, कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, रचनात्मक एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और जनता तभी मैनिपुलेशन का शिकार होती है जब आप उनको कुछ ऑफ़र नहीं करते। अब एक ही तरह का गाना कैसेट बजता रहेगा तो लोग मजबूरन उसको सुनेंगे, लेकिन जब आप काम करके दिखाते हैं जनता को और आप ये बोलते हैं कि भाई फूड सिक्योरिटी बिल हमने लाया जिसमें भूखमरी से कोई नहीं मर सके, अनाज के अभाव में कोई भूखा ना रह सके, तो वो तो यूपीए की सरकार की देन है। और उसके भी पहले संयुक्त मोर्चा की सरकार जिसमें देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और जनता दल के कोटे से देवेंद्र यादव जी मंत्री थे, फूड और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, उनके समय में लाल कार्ड पीला कार्ड इस देश ने देखा और सस्ते दर पर चावल और गेहूं मिलना शुरू हुआ। तो ये जो भ्रम है कि ये लोग आएंगे तो बंद कर देंगे, तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि हम 10 किलो अनाज कर देंगे और मुफ्त कुछ भी नहीं होता है वेलफेयर स्टेट में, जनता के टैक्स से ये होता है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो चल रहा है। तो हम लोग उस तरह के मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी थोपना चाहती है देश की जनता के ऊपर, उसका तो उसकी काट जनता खुदे कर रही है कि भाई हम लोग त्रस्त हैं महंगाई से, बेरोज़गारी से, हमारे बच्चे पढ़ लिख के जा रहे हैं, लाखों की संख्या में पीएचडी किया हुआ आदमी 4th ग्रेड की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, चपरासी के लिए, तो वो दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई एक ही चुटकुला कब तक सुनेंगे, एक ही तरह की बात कब तक होगी। अब विरासत टैक्स की बात आपने की, वो पूरे समग्रता में उसको देखे जाने की ज़रूरत है, लेकिन उसको किस तरह से दुष्प्रचारित कर दिया कि भाई 2 भैंस, अब भैंस खोल कौन लेगा। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई ये जो बिजली हम दे रहे हैं, बिजली का कनेक्शन जाके काट देगा, पानी का कनेक्शन काट देगा। तो कुल मिला के एक असंतुलित किस्म का व्यक्तित्व सामने आ रहा है प्रधानमंत्री जी का, और वो इसलिए कि साफ साफ हार की आशंका दिखाई पड़ रही है। यह देश बड़ी मुश्किल से जमहूरियत को जुल्मत की ढेर पर खड़ा कर पाया। पुरखों के त्याग तब से यह मुल्क लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चल रहा है। अब कुछ लोग चाहते हैं कि हम इसको पुराने ढर्रे पर चलाना चाहें, तो ये संभव नहीं होगा। इस देश की जनता बहुत ताकतवर है। 5-10 साल 1-2 टर्म कोई आ जाए चला जाए, उसको उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश करे। समाज में आप भी घूम रहे हैं, लोग परस्पर प्रेम भाव से रहना चाहते हैं, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना के साथ वो रहते हैं। तनाव की स्थिति भी होती है तो उसको आपस में बैठकर वो सुलझाते हैं। मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है कि अस्थाई भाव के साथ किसी के प्रति नफरत पाल के वो रहे। यह इंसान प्रेम के साथ रहना चाहता है, और इस करुणा की भावना के साथ जनता को जो लोग संबोधित करेंगे, जनता उनको स्वीकार करेगी, चाहे वो तेजस्वी जी हों कि राहुल जी हों कि अखिलेश जी हों। सारे अपोजिशन के लीडर्स कमोबेश इसी भावना के साथ इस चुनाव प्रचार में लोगों के बीच हैं। ठीक है, अब एक बात आप भी अवगत होंगे, आपने आज एक्स पर ये लिखा भी है जो बातें आप कह रहे थे। मुझे एक बात बताइए कि इन दिनों 3 दिन पहले हम सब ने देखा कि इसी बिहार में लोकतांत्रिक मूल्यों की उसको गला घोटने की कोशिश की गई या जो भी, और नेशनल चैनल पे ये कहा जा रहा है
कि कोई गोली चलाएगा तो सेल्फ डिफेंस में गोली भी चलाई जाएगी। उनका कहना है कि रोहिणी छपरा में गई और बूथ लूटने की, बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद ये जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई गई। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? पूरी नहीं, ये देखिए, मुंगेर में इसके पहले ये एक शासन प्रशासन के स्तर पर ढिलाई कह लें, पक्षपात कह लें, जबरन वोट्स डाले जाने से कमज़ोर वर्ग के लोगों को रोके जाने की बात हम सब ने देखी। छपरा के एक बूथ पर पता चला कि यहाँ पर जबरन वोट डलवाने की कोशिश हो रही है और कतार में जो लोग लगे हुए हैं वह तो तय समय के अंदर अगर लग जाएं तो भले 6 बज जाए 7 बज जाए, लाइन में लगे लोग वोट डालेंगे। तो ये सब सुनिश्चित कराना तो प्रत्याशी का दायित्व है। प्रत्याशी किसी अनियमितता की सूचना चुनाव आयोग को देता है या देती है, प्रशासन को देते हैं वो लोग। अब वहाँ कोई घुस के पोलिंग स्टेशन के अंदर और वो छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, जबरन वोट, आपने देखा है कि 8-8 वोट एक माइनर डाल रहा है एक जगह पर, इसी देश में हमने देखा, इसी चुनाव में देखा। तो ये इसी उद्देश्य के साथ रोहिणी जी वहाँ गई थी और उनके भेजे हुए असामाजिक तत्व जो हैं रूडी जी के, वो हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि नहीं, यहाँ बूथ नहीं छापने देंगे। अरे भाई, पहले से वहाँ गड़बड़ हो रही है, उसको रोकने के लिए वो गई हैं, उल्टा इल्ज़ाम उन पर मढ़ा जा रहा है। और उसके बाद ये हुआ कि अगले दिन सुबह यानी कल जिस तरह की घटना हुई है छपरा के अंदर, और हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई है, उसमें 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए, उनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा, वहीं स्पॉट डेथ हो गई एक लड़के की। अब कि कोई भी आदमी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को चेरिश करता है उसको जीता है, और वो चुनाव लड़ रहा हो, वो इतने सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हों, तो उनको तो समाज में शांति कायम करने की अपील करनी चाहिए। वो जो कुछ भी कह रहे हैं उससे और विधि व्यवस्था बिगड़ेगी, और वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोई कुछ भी करे, जान ले लेना किसी की, वो किसी भी तरह के गुनाह पर भारी है, उससे ज़्यादा बड़ा गुनाह है, और वह तो कुछ कर नहीं रहा। वो उस लड़के के पिताजी ने कहा कि वो जा रहा था, निश्चित तौर पर वह राजद का समर्थक रहा है, कार्यकर्ता रहा है। हम सब लोग इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ हर स्तर पर खड़े हैं, लेकिन रूडी जी समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं, दहशत फैलाना चाहते हैं, और वो जस्टिफाई कर रहे हैं उस घटना को कि गोलियां चलती हैं, चली हैं, चलती रहेंगी, लगातार चलेंगी। अब प्रशासन को भी अपने हाथ में लेने की छूट किसी भी जनप्रतिनिधि को कैसे मिल सकती है? दूसरा कि बाकी जो चरण हैं और उस जिन सीटों पर चुनाव होना है, वो वहाँ छपरा के ज़रिए बाकी जगह भी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई कमज़ोर लोग जो हैं वो वोट डालने नहीं निकलने पाएँ। अगर भय का वातावरण होगा, जहाँ जाने जाएंगी वहाँ तो लोग परहेज करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकसभा चुनाव के साथ साथ वो विधानसभा चुनाव में भी लोगों को डराना चाहते हैं, और अब लोग जागरूक हो गए हैं। अब पुनः उस व्यवस्था की तरफ लोगों को नहीं धकेला जा सकेगा जो 90 के पहले होता था। और हम किसी एक पार्टी की सरकार और नेता को नहीं दोषी ठहरा रहे हैं, हम कह रहे हैं जो सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें बराबरी के भाव से जीने का एक अभाव देखा जाता था, और हर समाज के लोग और नेता एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए कोशिश करते रहे, कम ज़्यादा। उस प्रक्रिया को कोई अवरुद्ध करना चाहे इस तरह के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट के ज़रिए, तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं मैं मानता हूँ उसको। और आप तेजस्वी जी का भी बयान आपने सुना होगा, कितने मर्यादित तरीके से वो बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि समाज में हिंसा जो बढ़ती जा रही है वो कम हो।
एक नेता का काम है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म को देखे हुए समभाव के साथ सबको ट्रीट करना, और कोई ऐसा बयान नहीं देना जिससे कि अनावश्यक उत्तेजना पैदा हो। हमने अपने कार्यकर्ता को खोया है, हमें इस बात का सबसे ज़्यादा दुख है। हमारे लिए यह निजी क्षति भी है, लेकिन हम संतुलित और संयमित तरीके से शांति की अपील कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो दोषी हैं या जो आरोपी हैं, दोषी तो बाद में वो सिद्ध होंगे नहीं होंगे, जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। एक की गिरफ्तारी हुई भी, शाम तक प्रशासन के लोगों ने, तेजस्वी जी ने भी बात की है, लालू जी ने भी की है, और प्रशासन ने ये भरोसा दिलाया कि निश्चित तौर पर कोई भी अपराधी नहीं छूटने पाएगा, हम ये करेंगे। तो हम तो लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ों को चाहते हैं सुलझाना, और एक आदमी है जो जिनके अंदर एक पता नहीं किस बात का एक श्रेष्ठता बोध है, वो साफ साफ झलक रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र और लोकशाही में राजशाही की बू नहीं आनी चाहिए, सामंती चरित्र की बू नहीं आनी चाहिए, और सबको समान रूप से समाज में सर उठाकर जीने का हक यह लोकतंत्र देता है, वो जिंदा रहना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मुझे जो आरोपित वो ठहरा रहे हैं, ये लोग जो भी हैं वो चाह रहे थे कि, चूँकि आप जानते हैं छपरा में यादव भी उतने ही मजबूत हैं और राजपूत भी उतने ही मजबूत हैं। उसके बाद उनका वो स्टैंड, उसके बाद उनका ये कहना कि जंगल राज कायम करने वाले लोग इधर हमारी गलती ना बताएं। तो ये विवाद कैसे थमेगा, क्योंकि रूडी जी मानने की स्थिति में नहीं है। राजद के कार्यकर्ता भी ट्विटर पर कह रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि मैं कमज़ोर न समझा जाए हमें, तो लाजमी सी बात है कि उत्तेजित दोनों पक्ष होंगे। अगर आप मुझे उद्वेलित करेंगे, आप मुझे जगाएंगे, मुझे परेशान करेंगे, तो जवाब मिलेगा। तो लगता है कि अभी और माहौल ख़राब होगा या नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये जवाब देने, किन्हीं को चुनौती देने, ये सब हमारा काम नहीं है। प्रशासन को देखना है कि जिनके साथ भी अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले, और जंगल राज इससे बड़ा क्या होगा कि अब तक के सभी चरणों में लगभग शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, और छपरा में किन लोगों ने किनकी हत्या की और वो उल्टे ये कहे कि जंगल राज। अरे भाई, 2005 में हम लोगों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। बतौर मुख्यमंत्री लालू जी और राबड़ी जी ने ये इंश्योर किया कि कमज़ोर से कमज़ोर तबके के लोगों का वोट डल जाए। पहले जो प्रभुत्व वाले लोग होते थे, ताकतवर होते थे, समाज में जो शक्तिशाली लोग थे, उनके घर दरवाजे पर ही बूथ होता था। लालू जी ने बूथ कहाँ होगा, वो सरकारी जगहों पर होगा, स्कूल में होगा, कचहरी पर होगा, ग्राम पंचायत का जो बिल्डिंग है वहाँ होगा, उसको बहुत हद तक नियमित किया। और ये लोग कह रहे हैं कि भाई कोई कमज़ोर नहीं है वगैरह वगैरह। अरे भाई, आपके ये मल्ल युद्ध थोड़े चल रहा है, ये चुनाव हो रहा है, देश में प्रतिनिधि को चुनने का चुनाव चल रहा है, और आप इस तरह की बातों से लोगों को भड़काएंगे, प्रोवोक करेंगे, तो मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। और हम समझते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो निश्चित तौर पर वहाँ प्रशासन को हिदायत दी जाती कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो इस तरह के बयान से प्रभावित होता है। और मैं ये भी मानता हूँ कि राजीव प्रताप रूडी जी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ के प्रशासन पर, क्योंकि जो राजद के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके घरों पर जाकर उनकी शिनाख्त करके महिला को, बुजुर्ग को, आपने देखा है, नौजवान को पीटा गया है। उसकी पूरी पीठ जो है उस पर निशान है पिटाई के, बुजुर्ग तक को नहीं छोड़ा गया है। तो इस तरह से दहशत का वातावरण जो लोग बना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो समाज में शांति को भंग करना चाह रहे हैं, और इसकी निंदा की जानी चाहिए नागरिक समाज की तरफ से भी। और हम समझते हैं कि अब इस तरह की बातों के लिए जगह नहीं है। वो चाहेंगे भी उद्वेलित करना लोगों को, तो लोग चाहते हैं शांति से रहना, लोग अहिंसक तरीके से वोट डालना चाहते हैं और समाज में भी रहना चाहते हैं। तनाव पैदा करने की कोशिश वही लोग कर रहे हैं जिनको हार की आशंका है।
और मेरा ख्याल है कि राजीव प्रताप रूडी जी बुरी तरह से वहाँ से हारने जा रहे हैं और इसलिए वो वहाँ एक तनाव पैदा करना चाह रहे हैं। चुनाव हुआ, चुनाव के दौरान हिंसा हुई। पहली दफ़े आप भी मान रहे हैं कि इस बिहार चुनाव में हिंसा हुई। चुनाव के दौरान हुई हिंसा को राजद कैसे देखती है? इस पर राजद का क्या स्टैंड है? मुंगेर में भी हुई थी। मुंगेर में हमारी प्रत्याशी के गाड़ी पर हमले किए गए। यहाँ भी रोहिणी जी को हैकल करने की कोशिश की गई, गालियाँ दी गई, साफ साफ वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। अब ये सब आपराधिक चरित्र के लोग रूडी जी के प्यारे लोग हैं और उनके इशारे पर ये सब हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए और जहाँ कहीं हो रही है हिंसा को अंजाम देने वाले लोगों को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि दूसरे लोग इस तरह की चीज़ों में न अपने आप को संलिप्त करें। बिहार पहले वो दलित वोटर का हाथ काट लिया जाता था, 60 के दशक में इस तरह का एक अप्रिय उदाहरण है। लेकिन अब तो सब लोग चाहते हैं कि भाई अपने मन से मनचाहे प्रत्याशी को, दल को हम वोट करें और उस पर अगर कोई उनके उस अधिकार से उनको वंचित करना चाहता है तो ये एक बहुत ही ख़राब बात है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग सूरत मॉडल लागू करना चाहते हैं हर जगह कि कैंडिडेट पर ही दबाव डाल के हटवा लिया जाए, विड्रॉ करा लिया जाए, रद्द करवा दिया जाए। सारण में क्या नहीं हुआ? वकील का चोगा पहन के वो जो है रूडी जी याचिका दायर करवा रहे हैं। वो उसमें माने कोई फेयर गेम वो खेलना ही नहीं चाहते हैं। जनता को डिसाइड करने दीजिए। और उनको नहीं मालूम है कि एक बार जब वैध पाया जाता है नामांकन तो चुनाव के दौरान किसी का रद्द नहीं होता है। लेकिन वोटर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंफ्यूज करने की कोशिश करना कि काहे को वोट कीजिएगा, ये तो रद्द होने जा रहा है, ये कोई अनैतिक काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो और वोटर को प्रभावित करने की कोशिश ना की हो। लेकिन इन सब तिक्रमों के बावजूद रोहिणी जी वहाँ से जीतने जा रही हैं और हम बिहार की जनता से ये ज़रूर कहेंगे विनम्रतापूर्वक कि बाकी चरणों में भी वे अपने विवेक का प्रयोग करते हुए वोट करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए वोट करें कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल इन उत्तेजनापूर्ण बातों से नहीं बनने वाला है। समाज में मिलजुल कर रहेंगे तो यह समाज का भी उत्थान होगा, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, देश की भी तरक्की होगी। बिना शांति के समृद्धि आ ही नहीं सकती है। और जाति गर्व करने की चीज़ नहीं है। जातीय श्रेष्ठता बोध एक तरह की बीमारी है। इंसान में जो लोग फ़र्क करते हैं और पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूं कि वे समाज हित में तो काम नहीं कर रहे हैं। राजद इस बार बहुत बेहतर चुनाव लड़ रही है। लगातार तेजस्वी यादव की जनसभाओं में खूब भीड़ आ रही है। क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आएंगी? अब ये तो नतीजे मैं नहीं कह सकता, लेकिन बेहतर प्रदर्शन ज़रूर करने जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा, चाहे वो जनसंपर्क हम लोग करते हैं, जो हमारे मुख्य नेता हैं जिनको सुनने के लिए इतनी भीड़ उमड़ती है तेजस्वी जी, वो अपना काम करते हैं। पार्टी की जो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन की लीडरशिप है या हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपना काम करते हैं। लोगों से जाके उनका फीडबैक लेते हैं। जहां प्रत्याशी नहीं पहुंच पाते हैं वहां हमारे कार्यकर्ता, हमारे बाकी नेता जाते हैं, मिलते हैं। लोग बदलाव चाहते हैं। इतना ज़रूर है कि हम लोग इस बार, जैसे यूपीए की सरकार बनाई थी 2004 में, 22 एमपी यहाँ से, 2 झारखंड, 24 एमपी हमारे होते थे। इस बार भी इंडिया की ओर से जो भी फील्ड किए गए हैं कैंडिडेट्स, मैक्सिमम जगहों पर हमारी जीत होगी। और लोग चाहते हैं कि काम कितना किया है 10 वर्षों में, 5 वर्षों में, उसका हिसाब लोग दें, नहीं दे पा रहे हैं। उनके प्रति नाराज़गी है लोगों की। प्रधानमंत्री मोदी जी 7 बार बिहार आ चुके हैं, अब लोग चट चुके हैं। वे बहुत ही बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हैं और वो आश्वस्त करने वाली बात नहीं कर रहे हैं। सरपंच और मुखिया का स्तर भी इनसे बेहतर होता है। पंचायती चुनाव में भी प्रचार करने का तौर तरीका इससे ज़्यादा मर्यादित होता है। तो बुरी तरह से जनता के चित्त से उतर चुके हैं वो। और यह भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रधानमंत्री इतनी चुनावी सभाएं करें। हर फेज़ में आते हैं, मीडिया तंत्र पर उनका कब्जा है।
चुनाव आयोग बुरी तरह से एक कह लें कि असहजता महसूस कर रहा है, उसको दबाव में काम करना पड़ रहा है। और चूँकि उसके मेंबर्स ही इस तरह से चुने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, एक लीडर अपोजिशन, तो 2 की बहुमत जिनको चाहेगी उनको बिठाएगी वहाँ। और इतना लंबा 7 चरणों में चुनाव कराए जाने का कोई तुक नहीं समझ में आता है। भीषण गर्मी में ना तो ठीक से प्रचार कर पाते हैं लोग, ना डोर टू डोर जा पाते हैं। इसको निश्चित तौर पर अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च कभी इस तरह के महीने में कराया जाना चाहिए जहां मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सके। हम तो सहभागिता बढ़ाना चाहते हैं। चुनावी प्रक्रिया के प्रति एक उदासीनता जो हम देख रहे हैं वो इसलिए है कि प्रतिनिधि अकर्मण्य हो गए हैं और वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं। तो हम ठीक ठाक सीटें जीत कर दिल्ली पहुँचेंगे और राष्ट्रीय जनता दल सरकार के गठन में एक तरह से इंस्ट्रूमेंटल होगा और हम पूरी ताकत के साथ दिल्ली जाएंगे और बिहार की आवाज़ बहुत ही रचनात्मक कामों के लिए संसद में गूंजेगी। मैं इतना कह सकता हूँ। ये हमारे साथ डॉक्टर जयंत जिज्ञासु थे, प्रवक्ता हैं राजद के, और ये बात कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। हमने तमाम मुद्दों पे बात की और इनका साफ कहना था कि इस लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। राजद इसको पूरी तरीके से खारिज करता है। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।